Hello everyone, welcome to online community for students. Okay, so today topic is decision tree. ठीक है, तो decision tree are सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि decision tree होता क्या है। तो ओके, तो देखिए decision tree एक मेथड है फॉर डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बाय डिस्क्राइबिंग एंड अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। तो डिसीजन ट्री जो है वो एक तरीके का मेथड होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, ठीक है, और डिसीजंस को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा ये जो भी प्रॉब्लम्स आती है कम्युनिकेशन में उनको अवॉइड करता है, ठीक है। डिसीजन ट्री एक तरीके का डायग्राम होता है दैट शो ऑल्टरनेटिव एक्शंस एंड कंडीशंस विद हॉरिजेंटल ट्री फ्रेमवर्क। तो डिसीजन ट्री जो है वो एक ऑल्टरनेटिव एक्शन प्रोवाइड कराता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर उनको वो फ्रेम करता है, ठीक है। इट डिपिक्ट्स विच कंडीशन टू कंसीडर फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। अब डिसीजन ट्री का मतलब हो गया, यहाँ पे होगी कंडीशन, ठीक है। अगर कंडीशन होगी तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है और फॉल्स है तो क्या करना है, क्योंकि डिसीजन का मतलब ही क्या होता है, कंडीशन होती है, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पे ये वर्क करता है। इट फोर्सेस एनालिस्ट टू कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन एंड आइडेंटिफाई द एक्चुअल डिसीजन दैट मस्ट बी मेड। तो ये क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस को फॉलो करता है, ठीक है, और उनमें से आइडेंटिफाई कराता है कि एक्चुअल डिसीजन क्या है जिसको वो आगे यूज कर सके। तो डिसीजन ट्री का मतलब ऑल अबाउट द कंडीशंस के बेसिस पे आगे बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, देखिए ये एक इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं। मान लीजिए अगर आप इस जगह पे हैं 1 पे, तो यहाँ पे 2 कंडीशन लगा रखी है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो आप इस तरफ जाएंगे, कंडीशन 2 ट्रू होती है तो आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पे कि आप कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कंडीशन 1 ट्रू है तो आप जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। अब सेकेंड पे आपको जो भी एक्शन करना है, जो काम करना है वो आप कर देंगे। उस एक्शन के बाद आप चले जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में फिर से आपने कंडीशन को चेक किया, 3 और 4 लगा दी, 3 सही है तो आप फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए, तो आपने एक्शन 2 कर दिया। अगर 4 ठीक है तो 5 पे चले गए, एक्शन 3 कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो आप जाएंगे कंडीशन 2 की तरफ, और 2 की तरफ जाएंगे तो 6 पे पहुंचेंगे, फिर 4 एक्शन करेंगे, ठीक है, 7 पे पहुंच जाएंगे। 7 पे कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगी है, सीधा एक्शन है, अलग अलग जो भी काम है वो यहाँ पे है। तो टोटल मिला के बात ये है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा, ठीक है। उसी को हम डिसीजन ट्री बोलते हैं। अब ये एक तरीके से ट्री है आपका, ठीक है। ये रूट है, ये इसके 2 चाइल्ड हैं, फिर इसके 2 चाइल्ड, एक चाइल्ड है, फिर इसके 3 चाइल्ड है, ठीक है। इस तरीके से जो मेजर लिमिटेशन है वो डिसीजन ट्री की वो ये है कि इट लैक्स इंफॉर्मेशन इन इट्स फॉर्मेट टू डिस्क्राइब व्हाट अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस यू कैन टेक फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेजर लिमिटेशन, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इट लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है। इन इट्स फॉर्मेट, अपने फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन की कमी होती है। टू डिस्क्राइब व्हाट अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन यू कैन टेक फॉर टेस्टिंग। तो ये बताता है कि दूसरी कंडीशन हमें क्या लेनी है चेक करने के लिए, ठीक है। अगर एक में कमी है, एक में कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है,
इट इज ए सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशंस एंड एक्शंस। तो ये एक सिंगल रिलेशन होता है कंडीशन और एक्शन के बीच में। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है और ये एक्शन है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया डिसीजन ट्री का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर C1 अगर यस पे जाता है तो उसको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। अगर नो पे जाता है तो वो चला जाएगा C2 पे, और C2 पे यस करता है तो C3, और नो करता है तो नो डिस्काउंट। अगर C3 पे जाता है तो 5% का डिस्काउंट फिर मिल जाएगा। और इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बुक सेलर है, ठीक है, बुक बेच रहा है। अब बुक बोलता है कि अगर सिंगल बुक लोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, और लगभग 10 बुक्स लोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हो गई कि अगर एक बुक ले रहे हैं तो 5% और 10 बुक ले रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से डिसीजन दिए जाते हैं। अगला जो टूल है उसे हम डिसीजन टेबल बोलते हैं, ठीक है। डिसीजन टेबल जो होता है वो एक मेथड है डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप। तो लॉजिकल रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको दिखाने के लिए यूज करते हैं इन ए प्रीसाइज मैनर। प्रीसाइज मैनर एक समरी रूप में उसको हम दिखाते हैं, विच इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, और जिसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है इट इज यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द रिजल्टिंग एक्शन डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ वन और सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन। यहाँ पे क्या है, जो यूजफुल सिचुएशन है वो ये है कि रिजल्टिंग एक्शन जो होती है वो डिपेंड रहती है आपके अकरेंस पे ऑफ वन और सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन। मतलब जो भी सिचुएशंस है वो कंडीशन पे डिपेंड रहती हैं, ठीक है। जैसी कंडीशन होगी उस तरीके की सिचुएशन लगेगी। इट इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग रो और कॉलम। ये एक टेबल होती है, टेबल को ये मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम्स रहते हैं। फॉर डिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड एक्शन, जिससे हम प्रॉब्लम और एक्शन को बताते हैं, ठीक है। डिसीजन टेबल का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो डिसीजन टेबल के कंपोनेंट हैं सबसे पहले कंडीशन स्टब, ठीक है। कंडीशन स्टब मतलब इट इज द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट विच लिस्ट ऑल द कंडीशन टू बी चेक्ड। तो ये टेबल का अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है। तो अगर ये टेबल है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट आपका लिस्ट ऑफ कंडीशंस रहती हैं जो कि चेक होने वाली हैं। फिर एक्शन स्टेप होता है, ये लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला क्वाड्रेंट होता है। और विच आउटलाइन ऑल द एक्शंस, यहाँ पे होते हैं कि एक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब किस कंडीशन में कौन से एक्शन करने हैं। यहाँ पे कंडीशन रहती है, यहाँ पे एक्शन रहते हैं। एक्शन एंट्री, ठीक है, ये लोअर राइट क्वाड्रेंट होता है which indicates appropriate actions resulting from the answer to the condition in the condition entry quadrant। तो ये लोअर राइट क्वाड्रेंट होता है, लोअर मतलब ये वाला राइट क्वाड्रेंट होता है, और इसमें एक्शन एंट्री होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल डिसीजन टेबल बोली जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एंट्री होती है डिसीजन टेबल के अंदर, वो गिवन डिसीजन रूल्स, ठीक है, विच डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशंस एंड कोर्सेस ऑफ एक्शंस। तो एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है कंडीशन और एक्शंस का। अभी देखेंगे यहाँ पे कि y जो है वो शो करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस, कि कोई कंडीशन है कि नहीं है। एंड रिप्रेजेंट करेगा कंडीशंस को विच इज नॉट सेटिस्फाइड। और ब्लैंक जो है वो एक्शन स्टेट होती है, इट इज टू बी इग्नोर्ड। मतलब एक ब्लैंक स्टेटमेंट जैसे ये है तो यहाँ पे कंडीशन इग्नोर है। और एक्स जो है वो चेक मार्क विल डू,
अगेंस्ट एक्शन स्टेट इट्स टू बी कैरिड आउट, और एक्स जो सिंबल बताएगा कि आपके जो है मार्क हो गया, ठीक है, मतलब कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एडवांस पेमेंट, ठीक है, तो रूल 1 में यस, रूल 2 में नो, रूल 3 में नो, रूल 4 में नो, ठीक है। मतलब एडवांस पेमेंट सिर्फ रूल 1 में अप्लाई हुआ है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। परचेस अमाउंट RS 10,000, मान लीजिए ये कंडीशन है कि अगर आप 10,000 का सामान खरीदते हैं तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ बिल्कुल, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। रेगुलर कस्टमर है कि नहीं है, फिर इसमें एक कंडीशन लगा दी कि 10,000 का वैल्यू जो रेगुलर कस्टमर है वही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है। इसी तरीके से 5% का डिस्काउंट, ये आपका एक्शन है, ठीक है, और ये ऊपर आपकी थी कंडीशन। एक मिनट, ये एक्शन है सारे और ये है आपकी कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिसीजन टेबल बोलते हैं, जिसमें ये सारे कंपोनेंट आते हैं और ये आपकी एक टेबल होती है, ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड होती है। लेफ्ट अपर कॉर्नर में कंडीशंस आती हैं, राइट लेफ्ट लोअर कॉर्नर में एक्शंस आते हैं, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिए अभी, नहीं, हाँ ये नेक्स्ट वाला है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या होती है? तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो होती है वो ड्राइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच गिव्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से निकल के आया है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, तो सी जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। तो मतलब अगर डिसीजंस को आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तब हम उसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर लॉजिक दैट यूज कंस्ट्रक्शन एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस डिजाइंड टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर एक्शन। तो इसके अंदर जो है वो एक तरीके के लॉजिक्स रहते हैं, ठीक है, और कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। It is best used when sequence and loops in a program must be considered। तो ये वहाँ पे ज़्यादातर यूज किया जाता है जहाँ पे कुछ लूप वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, सीक्वेंस होते हैं, और प्रॉब्लम नीडेड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस विथ डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है सारे डिसीजंस पे किए जाते हैं। इट डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल, इसका कोई सिंटैक्स रूल नहीं होता है। It express all logic in terms of sequential decision structures and all iterations, ठीक है। ये क्या करता है, सारे लॉजिक्स को सीक्वेंशियल डिसीजन में बनाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, जो बात ऊपर लिखी थी वही बात लिखी है कंडीशंस के अंदर, ठीक है। इसी को स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बोलते हैं, मतलब प्रोग्रामिक रूप में लिखना। देखिए यहाँ बोलता है कि इफ कस्टमर पे एडवांस, अगर कोई कस्टमर एडवांस रुपए देता है, देन यहाँ पे कंडीशन आ गई, तब उसको 5% का डिस्काउंट दिया जाए। अगर एडवांस नहीं देता एल्स, तब दूसरी कंडीशन आए कि क्या वो 10,000 से ज़्यादा की सामान खरीदता है, ठीक है। अगर इतना खरीदता है तब इफ आ गया कि कस्टमर इज रेगुलर कस्टमर, हम मान लेंगे उसको और 5% का डिस्काउंट दे देंगे। अगर ये भी नहीं होता तो नो डिस्काउंट, ठीक है, एंड इफ नो डिस्काउंट, और एंड इफ 2 बार एंड इफ आपने कर दिया। तो इस तरीके से आपका चलेगा। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे एडवांस है, ठीक है, अगर कोई एडवांस देता है तो दो तरफ जा सकता है कि उसको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा यस पे। अगर नहीं एडवांस नहीं देता तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, मतलब एल्स पे चले जाएंगे। एल्स पे आने के बाद फिर से दो कंडीशन चेक होगी, क्या 10,000 से ज़्यादा का सामान खरीदता है, ठीक है। अगर ये खरीदता है तो उसको हम डिस्काउंट दे देंगे 5% का। अगर ये नहीं खरीदता तो
तो नो डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तो नो डिस्काउंट देंगे। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर ये आपका बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसी को स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है सुडो कोड। तो सुडो कोड क्या होता है? सुडो कोड डज नॉट कन्फर्म टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्रेस लॉजिक इन प्लेन इंग्लिश। तो सुडो कोड जो होते हैं वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं करता, ये आपका क्या करता है, लॉजिक को प्लेन इंग्लिश में लिखता है, ठीक है। इट मे स्पेसिफाई द फिजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज physical programming logic without actual coding during and after the physical design। तो इसमें क्या है कि ये आपका फिजिकल प्रोग्रामिंग लॉजिक को यूज करता है बिना किसी कोडिंग के, ठीक है। इट इज यूज इन कंजक्शन विद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में कंजक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। इट रिप्लेस फ्लो चार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट बनता है तो उसको ये रिप्लेस कर देता है, मतलब हम सुडो कोड लिख सकते हैं। जैसे एल्गो लिखी जाती है ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आप सुडो कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ गाइडलाइंस हैं कि हमें कौन सा टूल सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो डीएफडी को जब यूज करना चाहिए जब हाई और लो लेवल एनालिसिस करनी है फॉर प्रोवाइडिंग गुड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। डेटा डिक्शनरी को सिंपली स्ट्रक्चर फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। अगर आपको स्ट्रक्चर मतलब डेटा डिक्शनरी यूज करनी है तो आपको जब यूज करनी है जब आप स्ट्रक्चर सिस्टम को रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं तब। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इफ देयर आर मैनी लूप्स एंड एक्शन आर कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर इंग्लिश जब यूज करेंगे जब बहुत सारे लूप वगैरह होंगे। डिसीजन टेबल जब यूज करेंगे जब लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस आपके पास होंगी तब। और डिसीजन ट्री जब यूज करेंगे जब सीक्वेंस ऑफ कंडीशंस होंगी इज इम्पोर्टेंट एंड इफ देयर आर फ्यू कंडीशंस टू बी टेस्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो टूल्स थे वो यहाँ पे आपको डिस्कस किए गए। सारे टूल्स जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं।